डूअर्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेखपाल एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट 1 के जो पहले पार्ट हो चुके हैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि दिसंबर 2025 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान को आधिकारिक रूप से भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो है पतंजलि विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को इसको आधिकारिक रूप से भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ज्ञान भारतम मिशन देश के प्राचीन पांडुलिपियों के विशाल भंडार के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रचार के लिए भारत भर के लगभग 50 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इसमें प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाता है। तो दिसंबर 2025 में पतंजलि विश्वविद्यालय को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के पहले जनजेड डाकघर का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया? तो है एम्स विजयपुर। तो जनजेड डाकघर यह भारतीय डाक विभाग की नई पहल है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी यानी जेनजी को आकर्षित करना, डाक सेवाओं को डिजिटल और आधुनिक बनाना है। इसमें सुविधाएं हैं डिजिटल सेवाएं, तेज पार्सल सेवा, आधुनिक इंटीरियर और टेक्नोलॉजी। तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित नया एम्स आधुनिक और विकसित हो रहा संस्थान सरकार ने यही जम्मू कश्मीर का पहला जेनजी डाकघर शुरू किया है। तो एम्स विजयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि 7 अक्टूबर 2025 को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया। तो इसमें जो दोनों कथन है दोनों सही है कि 3 वैज्ञानिकों को इसमें जो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस है, इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम भौतिकी और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के क्षेत्र में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे जो कारण दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इन तीनों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना का यह रखा गया था नामरूप, डिब्रूगढ़, असम में। अमोनिया यूरिया परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम द्वारा सीरिया में शुरू किए गए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक में लड़ाकू विमानों के माध्यम से प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया? तो वह है जॉर्डन। तो जॉर्डन अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है और यह मध्य पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह जॉर्डन का लोकेशन, और इसने लड़ाकू विमानों के माध्यम से प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग दिया अमेरिका को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। इसका प्रकाशन 1972 में किया गया था, क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित। यह पर्यावरण और संसाधनों की सीमाओं पर पहली चेतावनी इसमें जारी की गई थी। दूसरा जो है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, यह 1987 में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द यहीं से प्रसिद्ध हुआ था, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट से। तीसरा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में एडॉप्ट किया गया और 1989 में यह इम्प्लीमेंट लागू किया गया था। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, यह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह
और 1989 में ये इसको लागू किया गया था। और रियो अर्थ समिट ये 1992 में ये समिट हुई थी। यह पर्यावरण और विकास पर वैश्विक सम्मेलन था। तो इस हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा चौथा, जो 1972 में था, द लिमिट्स ऑफ टू ग्रोथ रिपोर्ट। और जो सेकंड है ये ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट, ये 1987 में। तो चौथा, दूसरा और तीसरा जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जो अभी लेटेस्ट में जो हुआ था 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था। तो इसका क्रम यही होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये 1972 में। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 क्या है? तो यह भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून है। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों और पक्षियों की रक्षा करना, शिकार पर रोक लगाना, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित करना। ये 1972 में यह एक्ट आया था, इंदिरा गांधी जी के समय में। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण या वनों का नाश। तो ये तीनों उपयुक्त सभी ये तीनों जैव विविधता के नाश का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत किया गया था। और ये इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को प्रेरित करना पेड़ लगाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए। और इसमें जो 1 दिसंबर है उस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और जो 14 नवंबर है इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 9 मिशनों में शामिल नहीं है? तो है नाभिकीय शक्ति। तो NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यह भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 9 राष्ट्रीय मिशन बनाए गए हैं। ये 9 मिशन की लिस्ट है, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, सतत कृषि मिशन, हरित भारत मिशन और हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन, सतत आवास मिशन, जलवायु ज्ञान मिशन, रणनीतिक ज्ञान मिशन। और इसमें यह नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। तो पराबैंगनी विकिरण यह सूर्य से आने वाला हानिकारक किरणें होती हैं। इनका मुख्य प्रकार जैसे UVA और UVB। जो UVB है ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक त्वचा के लिए होता है। ओजोन परत इस किरणों को रोकती है, लेकिन ओजोन क्षरण होने पर यह सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है। और UV किरणों का प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से DNA में परिवर्तन हो सकता है और लंबे समय में स्किन कैंसर, लंबे समय तक इसके प्रभाव से स्किन कैंसर तक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक जैसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जो प्राकृतिक है वो उसमें प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित होता है, जैसे वन, घास का मैदान और झील। तो इसमें ये तीनों जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। और जो पहला है धान का खेत, यह मनुष्य द्वारा बनाया गया और नियंत्रित जो किया जाता है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे खेत, बगीचा, एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता विधेयक पारित किया गया, तो वो दिसंबर 2002 में। भारत सरकार ने जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया। इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों का सतत उपयोग और लाभों का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बॉबी से। तो इसमें दोनों है कि धान के खेतों से भी और दीमक के बॉबी दोनों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस मीथेन को माना जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। मीथेन के स्रोत हैं
जैसे धान के खेत से पानी भरे खेतों में ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और दूसरा जो है दीमक की बॉबी, दीमक के पेट में सूक्ष्म जीव होते हैं, यह लकड़ी सेलुलोज को तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? तो कार्यालयीय पत्र वे औपचारिक पत्र होते हैं जो विभिन्न कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं। कार्यालयीय पत्रों में भावात्मक, अलंकृत तथा मुहावरेदार भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कार्यालयीय पत्रों में केवल विषय से संबंधित एवं तर्कसंगत बातें ही कही जाती हैं। तो इसमें जो निमंत्रण पत्र है ये कार्यालयीय पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ये द और री और ग और अ ये होगा इसका दीर्घ का वर्ण विच्छेद। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य वाक्य के साथ एक या से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इनकी पहचान ये है कि इसमें जो, जिसमें, जिसे, क्योंकि आदि बीच में लगे रहते हैं। जैसे इसमें पहला है, यह वही बच्चा है जिसे खेल ने मारा। तो जिसे अगर लग गया बीच में तो जिसे इस पे आश्रित उपवाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। और जो दूसरा है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये जिसमें, ये भी इसी से मतलब इसी पे आश्रित है, पहले वाले सेंटेंस पे ही, तो ये भी आश्रित उपवाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है। जो तीसरा है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, इसमें कोई आश्रित उपवाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा इसमें ये मिश्र वाक्य नहीं है। और चौथा जो है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, तो ये दूसरा सेंटेंस जो है ये पहले पे ही निर्भर है, तो ये भी आश्रित उपवाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें जो ज्योत्सना है इसकी वर्तनी सही है, और जो उन्नति लिखा है यह उन्नति होता है, इसमें तक की छोटी एक मात्रा होता है। और अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, गृहित। और जो कनिष्ठ लिखा है कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ठ होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है? तो पनही शब्द का तत्सम रूप उपानय होता है। तत्सम रूप संस्कृत पे आधारित होता है तत्सम शब्द। और यहाँ पे जो तांबुल है, तांबुल का मतलब पान होता है। और पर्ण, ये पत्ता, पर्ण का तत्सम जो है पत्ता है। और पर्णई ये कोई शब्द ही नहीं होता है, उपानय ये जूते का संस्कृत रूप है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें सनक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सलाद, सारस, सलाम ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। तो इसके पहचाने का, जैसे भावात्मक, भाववाचक संज्ञा अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सनक, आदत, शक्ति ये सब स्त्रीलिंग होंगे। जहाँ पे भी भाव प्रकट हो वहां पे स्त्रीलिंग शब्द होगा वो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची सेना है, सेना को ही अनीक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलाइए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो इसका अर्थ है कि जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की, ये अंतःकरण की बात माननी चाहिए, इसका अर्थ यही होगा। काला अक्षर भैंस बराबर, ये इसका अर्थ है कि बिल्कुल अनपढ़। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका अर्थ है कि दोनों ही दुष्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसमें जो ज है यह महाप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जैसे ख, मतलब ये दूसरा वर्ग, जिसका के बाद ख आता है ये दूसरा वर्ग, और उसके बाद फिर चौथा वर्ग, ग के बाद फिर घ आता है चौथा वर्ग। दूसरा और चौथा वर्ग जो है ये महाप्राण ध्वनियां होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियां जिसमें कम श्वास निकलती है, जैसे क, ग, ज, ड और द आदि, ये सब अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो सरफ्लाई कोई फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, यह एक ब्राउजिंग टूल है।
और बाकी जो है पुश बुलेट, सुपर बीम और एयर ड्रॉइड, ये तीनों फाइल शेयरिंग ऐप हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो 3 है। एमएस एक्सेल 2007 और 2010 में डिफॉल्ट रूप से 3 वर्क सीट होती हैं और एक्सेल 2013 और उसके बाद के वर्जन में डिफॉल्ट सीट 1 कर दी गई है। तो पहले 3 होते थे, अब 1 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो है इंकजेट प्रिंटर। इसमें जो पहला है प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखता है लेकिन ये प्रिंट नहीं करता, और इसमें प्रिंटेड की बात की गई है तो ये इंकजेट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? यह तुरंत स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। जब हम फाइल डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क से अगर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है, और अगर यूएसबी या एक्सटर्नल ड्राइव से फाइल डिलीट करते हैं तो सीधे परमानेंट डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं है। डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? ये सिर्फ शॉर्टकट लिंक होते हैं, असली प्रोग्राम फाइल कहीं और स्टोर होती है। इस वजह से आइकन हटाने से सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होता है, एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है कि स्केल में एक्सेल में चयनित सेल को सक्रिय सेल जो दाईं ओर हो को सामग्री से भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल आर का यूज किया जाता है। या शॉर्टकट लेफ्ट से राइट की ओर कंटेंट फिल करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो है डीएनएस। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम या इंटरनेट का फोन बुक होता है। इसका काम होता है डोमेन नेम जैसे google.com ये सब इनको आईपी एड्रेस में बदलना और जरूरत पड़ने पर आईपी को डोमेन में भी रिजॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस क्या है? यह विंडोज का एक फीचर है फाइल एक्सप्लोरर में। इसमें आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर या पिन्ड फोल्डर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर को पिन टू क्विक एक्सेस करके शॉर्टकट बना सकते हैं।